आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, जिनसे हम बात करेंगे इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है। क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि ईरान और इजराइल दोनों मान गए। डोनाल्ड ट्रंप हर बार सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। वो दिखाना चाहते हैं कि जो मैं चाहता हूं वही होता है, हालांकि हो नहीं रहा। पिछले 2 महीने से वो न जाने कितनी बार कह चुके कि हम बहुत करीब पहुंच गए, बातचीत खत्म हो गई है, डील होने वाली है, ये वो। लेकिन फिर इजराइल हमला कर देता है, फिर इजराइल उनकी बात को नजरअंदाज कर देता है। अब फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि नहीं नहीं, मैंने जैसे ही कहा इजराइल से कि रुक जाओ, तो रास्ते में मिसाइल थे वापस आ गए। मतलब आप सोचिए, लेकिन फिर भी अब जो कह रहे हैं वो सुनना पड़ेगा, जो कह रहे हैं वो मानना पड़ेगा। वो खबर भी बनती है। साहब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका अमेरिका के सदर कह रहे हैं, तो मानना तो पड़ता है। तो खैर, अब ये उनका एक नया बयान आया है और फिलहाल यही देखा जा रहा है कि अभी कोई किसी पे अटैक नहीं कर रहा है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या लेबनान पे हमले रुक के, देखना यह होगा कि क्या गाजा में हमले रुक गए। क्योंकि अभी मैंने अल जजीरा को देखा तो मालूम यह हुआ कि लगातार वहां पे जो वेस्ट बैंक है, वहां पे सेटलर्स जो है वो अटैक कर रहे हैं। जो नेवी, जो इनकी फोर्स है, आईडीएफ है, वो छापेमारी कर रही है। अभी एक और खबर आई है कि लेबनान में भी 4 लोग मारे गए। अब ये अभी का मामला है, बात का है, लेकिन ये खबर आ रही है। अब देखिए, जिस तरह से ये हरकतें हो रही हैं, यहाँ पे अभी मैं देख रहा था जनूबी लेबनान में इजरायली हमलों में 4 अफराद हलाक हो गए। यहाँ पे मुल्क की कौमी खबर रस एजेंसी एनएनए ने इत्तला दी है कि जनूबी लेबनान पर इजरायली हमलों में कम से कम 4 अफराद हलाक हुए हैं। तो यहाँ पे आप ये देखिए कि आखिर ये माजरा क्या है, ये किस्सा क्या है। अब एक और खबर ये आ रही है कि जॉर्डन, तुर्की और मिस्र ने ये कहा है, खबरदार किया है इजराइल को कि अगर अब हम पे हमला करने या लेबनान पे और गाजा में अब कुछ इजराइल करता है तो हम तब ज्वाइंट जो है वो ऑपरेशन करेंगे और इजराइल को निशाना बनाएंगे। तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, क्योंकि पहली बार बयान नहीं आया। पिछले 2-3 साल से तो मैं सुन रहा हूं, मुस्लिम नाटो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बयान बहादुर और जबानी जंग। तो इससे क्या होगा? बहरहाल इन्हीं तमाम चीजों पे हम बात करेंगे। जो हमारे ग्रुप कैप्टन है उत्तम कुमार देवनाथ जी, मुख्तलिफ चैनलों पे आप देखते हैं, बहुत बेहतरीन अंदाज में तजिया करते हैं और बिल्कुल खुले मन से, जैसा कि होना चाहिए कि मिलिट्रीली न कोई सियासी लाग लपेट, न फायदा और नुकसान, न कोई तासुब, बल्कि एक मिलिट्री मैन कैसा हो सकता है वैसे वो आप गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है। कैप्टन साहब, कैसे देखते हैं ये जो हालात हैं? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं भाई हमने तो रुकवा दिया। हाँ डॉक्टर रिजवी, देखिए सबसे पहले तो बेहतरीन हिस्सा ये है कि कम से कम जैसे पूरी दुनिया में एक खौफ का माहौल छा गया था, ये सुनकर कि जवाबी हमले में ईरान ने बदला लेने के लिए अपने मिसाइलों का रुख इसराइल की तरफ कर दिया। ईरान की मिसाइलें तेल अवीव, जेरूसलम, हैफा तक पहुंच गई और फिर ईरान ने भी अपने जंगी जहाजों का रुख, इसराइल ने भी अपने जंगी जहाजों का रुख ईरान की तरफ कर दिया। इसके बाद अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो पीठ थपथपा रहे हैं अपनी, कि उन्होंने इसराइल को और नेतन्याहू को काबू में कर लिया, कि बात दोबारा से सेकेंड वेव या थर्ड वेव ऑफ अटैक जो है इसराइल ईरान की तरफ ना भेजे। देखिए, हो ये रहा है कि ईरान हमेशा चाहता है कि जब सीज फायर टॉक्स हों, यानी बमबारी जब बंद की जाए, तो उसका जो जॉइंट इफेक्ट हो, ईरान के ऊपर भी कोई हमला ना करे। और दूसरी बात है, हिजबुल्लाह के अंदर, लेबनान के अंदर भी हिजबुल्लाह के ऊपर कोई हमला ना करे। अभी तक ईरान ने कभी भी इसराइल के हमलों को गजा में हमास के ऊपर हमला या वेस्ट बैंक में जो आईडीएफ के हमले हैं उससे जोड़ा नहीं है। लेकिन जो भी हुआ अच्छा हुआ। दुनिया भर में जिस तरह से कच्चे तेल की कीमत छलांग मार के, जैसे ही खबर आई कि
इजराइल ने भी बमबारी शुरू कर दी है, तो कच्चे तेल की कीमत जो कि 94 डॉलर्स पर बैरल थी, छलांग मार के 98, 99, 100 से ऊपर डॉलर पर बैरल जा रही थी। लेकिन अब वो फिलहाल जरा कूल डाउन इफेक्ट है। जो सोमवार के दिन मंडे मॉर्निंग को शेयर मार्केट खुले थे, जरा धक्के के साथ खुले हुए थे। गिरावट का जो माहौल था वो फिलहाल थोड़ा अरेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर जी, ये जो तीनों मुल्क है ना, आपने नाम अच्छे दिए, तुर्की, मिस्र और जॉर्डन। देखो, ये समय समय पर बयान देते रहते हैं, जो कि लगता है कि वो बयान जो है फिलिस्तीन के लोगों के सपोर्ट में है, या लगता है कि इजराइल के खिलाफ बयान दिए हैं। लेकिन ये तीनों मुल्कों में हो ये रहा है कि जो इनकी सत्ता है, अब देखो, मिस्र में अल-सीसी हैं। मिस्र ने तो 1978 में कैंप डेविड एग्रीमेंट साइन कर लिया इजराइल के साथ, अमेरिकी दबाव में, और एग्रीमेंट साइन करने के बाद अब थ्योरेटिकली मिस्र और इजराइल बहुत पक्के दोस्त हैं। उन्होंने उनको मान्यता भी दी हुई है। अमेरिका ने एज ए रिवार्ड मिस्र की आर्मी को बहुत सारे टैंक, मिस्र की एयरफोर्स को बहुत सारे फाइटर विमान दे दिए। ऐसा ही कुछ हालत जॉर्डन का है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने तो 1993 में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन कर ली इजराइल के साथ, और हमेशा के लिए मान लिया कि वेस्ट बैंक, जो कि ट्रांस जॉर्डन का हिस्सा हुआ करता था। देखो, ऑटोमन अंपायर के टाइम में तो जॉर्डन और वेस्ट बैंक ट्रांस जॉर्डन कहा जाता था। तो किंग अब्दुल्ला ने 1993 में जब वो ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन की, तो उन्होंने मान लिया कि वेस्ट बैंक जो है वो इजराइल का हिस्सा है। अब एर्दोगन तुर्की में बीच बीच में जरा एक आध जोशीली खबर दे देते हैं, लेकिन पिछले जो हम देख रहे हैं कि जो 2023 से जंग चली आ रही है, उसमें तुर्की ने कोई डायरेक्टली हमास के सपोर्ट में कोई कार्रवाई नहीं की है। थोड़ा बहुत बैन लगाया, थोड़ा बहुत सैंक्शन लगाए इजराइल के ऊपर, ट्रेड सैंक्शन, इससे ज्यादा कुछ एर्दोगन साहब ने किया नहीं है। तो अभी जो बयान आया है, इसको भी वो अंग्रेजी में कहावत है ना, टेक इट विद ए पिंच ऑफ सॉल्ट। जी डॉक्टर रिजवी। नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये हम भी देखते आ रहे हैं लगातार कि ये अपने तजारत तो रोक नहीं पाए, अपने बिजनेस उनसे नहीं रोक पाए। और कई बार ये मामला तुर्की में खास तौर से वहाँ के जो अरकान पार्लियामेंट हैं, जो इजराइल को पसंद नहीं करते, उन्होंने बाकायदा पार्लियामेंट में आकर के कहा कि भाई आप तिजारत अंदरूनी तौर पे कर रहे हो, सारा माल भेज रहे हो। कई बार कैप्टन साहब, आपको याद होगा, आपने भी ये बात कही है कि अगर भाई चलिए ठीक है, आप हमला ना करें, लेकिन तजारत तो रोक सकते हैं। उनको जो आप सामान पहुंचा रहे हैं, अब जैसे अभी रेड सी बंद करने का ऐलान हो गया, अब इधर रेड सी बंद होगा, उधर तुर्की सारा माल पहुंचा देगा, उधर जॉर्डन, उधर दुबई, और उधर से सब सामान आएगा। कई बार आपने भी जिक्र किया। तो ये जो, इसको हम क्या कहेंगे कि इसमें इससे ये क्या, इस डर से ये सब बयानात आते हैं कि कहीं अवामी सतह पर नाराजगी ना हो जाए, या इसलिए कैप्टन साहब की लगे कि हाँ, उनके अंदर भी कोई दमखम है, ईरान कहीं आगे ना निकल जाए ये सब में। देखिए, तीनों देशों ने जो कि डॉक्टर रिजवी बहुत क्लियर है कि 1948 के बाद से ये तीनों देश थोड़ा बहुत जो सपोर्ट करते थे, लास्ट इन्होंने कोई सपोर्ट अगर किया फिलिस्तीन के लोगों को, वो 1967 की 6 डे वॉर, या 1973 में भी यौम किपुर वॉर, जब मिस्र ने, जॉर्डन ने, सबने मिलकर हमला किया था, सीरिया ने, लेबनान ने हमला किया था इजराइल पर। लेकिन उसके बाद से ये सारे मुल्क जो हैं, ऐसे तो कहने को अपने को इस्लामी देशों के बीच में आगे लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया। तुर्की ने तो उल्टा, मैं आपको बताता हूं, सीरिया में बशर अल असद के तो पीठ में छुरी घोंप दिया तुर्की ने। जब ये
अलशारा जोलानी को अमेरिका की CIA वहां पर पावर में लाई। अलशारा जोलानी को तो अमेरिका ने एक आज से 10 साल पहले टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया था कि आईसिस का आदमी है, अलकायदा का आदमी है, $10 लाख का प्राइस। और जब बशर अल असद को भगाने के लिए या सत्ता पलटने के लिए जब CIA को मदद चाहिए थी अलशारा जोलानी की, उन्होंने ले लिया, उसको वहां का प्राइम मिनिस्टर बना दिया। ये सारा सपोर्ट कहां से आया? तुर्की के रास्ते से आया अलशारा जोलानी को। तो तुर्की भी कभी भी ये कहना कि खुलेआम वो इजराइल के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। अब देखिए, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, दुनिया में 56 मुस्लिम देश हैं। आज की तारीख में किस मुस्लिम देश ने फिलिस्तीन के लोगों को कोई डायरेक्ट आके मदद दी? एक भी देश नहीं है, ईरान के अलावा। अब गल्फ कंट्रीज भी इतनी सारी हैं, पर्शियन गल्फ के आसपास अरब कंट्रीज इतने सारे हैं। किस मुल्क ने फिलिस्तीन के लोगों की मदद दी? किसी ने नहीं दी सिवाय ईरान के। अब ईरान ने मदद दी है, लेकिन यह उनका दुर्भाग्य है कि ईरान की जमीन के नीचे कच्चा तेल है। यहीं पे सारा गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। जैसे ही ईरान ने अमेरिका की से शाह ऑफ ईरान थे, जैसे ही वहां रेवोल्यूशन हुआ, शाह ऑफ ईरान तो अमेरिका को पूरा ईरान चलाने देते थे। 1979 तक ईरान का पूरा कच्चे तेल का ड्रिलिंग, रिफाइनरीज, प्रोडक्ट सपोर्ट, स्टोरेज, मार्केटिंग सब अमेरिकन कंपनी करती थी। उसके बाद से 1979 से जब से आयतुल्लाह अली खामेनी वहां पर सत्ता में आए, अमेरिका को बड़ा दुख। तो अमेरिका को बहाना मिल गया ईरान के तंबू में घुसने का। जी डॉक्टर रिजवी। नहीं नहीं, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और मैंने 3 मुल्क, आपको याद होगा कैप्टन साहब की, जब गाजा में सीज फायर की बातचीत हुई थी तो उसमें टर्की भी शामिल था, मिस्र भी शामिल था और कतर भी शामिल था। तो इन तीनों ने, और मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जब ये जंग की खिलाफ वर्दी हो रही है, सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है, तो भाई ये लोग क्यों नहीं बोलते? एक बयान मिस्र से नहीं आया कि आखिर क्या हो रहा है। लगातार नेतन्याहू भी कह रहे हैं 70% तक कब्जा कर लो, मारो सबको, मार रहे हैं, कह नहीं रहे खाली। वहां पे सेटलर्स जो है वो जा रहे हैं, वहां की मिलिट्री जो है वो जा रही है, तो और कोई बयान नहीं आता, कोई किसी तरीके का एक्शन लेने की बात नहीं होती। तो खैर, अब ये तमाम चीजें, एक कैप्टन साहब एक और खबर है कि आज अपाचे हेलीकॉप्टर को भी मार गिराया ईरान ने। तो क्या कहेंगे इससे? अलग कोई वो नहीं है, लेकिन ये जिस तरह से वहां पायलट बच गए, 2 पायलट थे, लेकिन उसे मार दिया। कैसे देखते हैं इसको? जाहिर बात है, अमेरिका अपाची हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल बड़ी तादाद में कर रहा है गल्फ के ऊपर, खासतौर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बंदर अब्बास की तरफ जो समुद्र में 4 या 5 टापू हैं छोटे छोटे, जहां से सुरंगें बनाकर ईरान अपनी जमीन से एंटी शिप मिसाइल फायर कर रहा है। तो अमेरिकन या इजरायली शिप्स या ऐसे मुल्क के शिप्स अगर वहां से गुजर रहे हो जो कि ईरान के दोस्त नहीं हैं, तो IRGC की जो नेवी विंग है वो उन पर मिसाइलें दाग देती है। तो ये अपाची हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल करते रहे हैं इन छोटे छोटे टापुओं पर जो सुरंगें हैं उन पर हमला करने के लिए, या ईरान जो अपनी हाई स्पीड बोट्स भेज देता है। छोटी छोटी स्पीड बोट्स हैं ईरान के पास, सैकड़ों की तादाद में, 100-200। ये छोटी छोटी होती हैं, जैसे हम लोग टूरिस्ट जाते हैं ना मालदीव्स में या गोवा में, देखा होगा 16 फीट 18 फीट लंबी होती है, उसके ऊपर 2 क्रू होते हैं बस, एक इंजन चलाता है और दूसरा एक मशीन गन लगाकर बैठ जाता है। तो अपाची हेलीकॉप्टर से उन पे हमला करते हैं। तो अगर अपाची हेलीकॉप्टर गिरा है तो बड़ी न्यूज है। ये देखना पड़ेगा कि ईरान ने किस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके या हैवी मशीन गन का इस्तेमाल करके अपाची को गिराया। तो कामयाबी है IRGC के लिए, बहुत बड़ी कामयाबी है। जी ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और एक और कैप्टन साहब, अभी फिर खबर आ रही, जो ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती की जो सरबराह है, जो चीफ है इब्राहिम अजीजी,
उन्होंने एक बार फिर दोहराया है कि ऐसा लगता है कि अमेरिका बातचीत करने में बहुत सीरियस नहीं है, बहुत संजीदा नहीं है। कोई मतलब कोई एजेंडा भी नहीं रहता बहुत अच्छा कि भाई चाहते क्या हो, क्या मकसद है, हमारी बात भी नहीं सुनते हैं। और बस बातचीत हो जाए, फिर भरोसा भी तोड़ते जा रहे हैं। जितनी बार हम बात करने की कोशिश करते हैं, उतनी बार कुछ ना कुछ हो जाता है। तो ये जो चीज़ कह रहे हैं और ये मेरे ख्याल से ये दुनिया देख भी रही है कि जितनी बार बात हुई, उतनी बार अटैक हुआ। तो क्या इस पे क्या कहेंगे? कैसे फिर बातचीत आगे बढ़ी? कैप्टन साहब बस शॉर्ट जी। हाँ, देखिए इसीलिए ईरान अपनी शर्तों में एक प्रमुख शर्त ये भी डाला हुआ है कि सीज़ फायर जो है वो परमानेंट सीज़ फायर हो। ऐसा ना हो कि इस तरफ बातचीत चल रही हो और पीछे से या तो अमेरिका या इस बार जैसे देखा इज़राइल हमले कर दे। इसलिए ईरान कह रहा है कि परमानेंट सीज़ फायर के बारे में पहले बात करो। बाकी जो 14-15 शर्तें हैं वो तो फिर आस्ते-आस्ते अपनी जगह पर ठीक से सॉल्व हो जाएंगी। जी, डॉक्टर रिजवी। जी और आखिरी सवाल चूंकि एक खबर ये आ रही है कि लेबनान के जो आर्मी चीफ हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर हैं। तो क्या क्या मकसद हो सकता है इस वक्त पाकिस्तान का दौरा करना? खास तौर से लेबनान के आर्मी चीफ वो गए हैं और पाकिस्तान पे वहां पे उनका बहुत ही खैर मकदम किया गया है। तो इसको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया है। क्या क्या मकसद इस वक्त जाने का हो सकता है? हाँ, लेबनान देखिए बेरूत की जो सरकार है उनके पास अपनी एक आर्मी है, बहुत छोटी सी आर्मी। तादाद 50,000 से भी कम है। और मैं बता दूं दिल्ली पुलिस में ही 80,000 से ज्यादा जवान हैं। तो लेबनान की जो छोटी सी आर्मी है उनके पास हथियार भी कोई खास इक्विपमेंट प्रोफाइल है नहीं। बहुत छोटी सी आर्मी है, कोई बड़े टैंक तो 72 बंदूकियां कुछ नहीं है। वो कोशिश करते हैं बीच बीच में बेरूत जब हुक्म आता है कि हिजबुल्लाह पर काबू करें, लेकिन इतनी छोटी सी लेबनान की आर्मी है, उनके पास हथियार भी नहीं है, तो वो हिजबुल्लाह पर भी कब्जा नहीं कर पाते। अब पाकिस्तान आए हैं, सेरेमोनियल विजिट है, ठीक है, गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, एक रात को रात्रि भोज भी होगा। इससे ज्यादा इसमें कोई ज्यादा जोर है नहीं। जी, डॉक्टर रिजवी। नहीं नहीं, बिल्कुल। तो बहरहाल अभी क्या बातचीत होगी वहां पे, क्या नतीजा निकलेगा, ये तमाम चीजों पे हम नजर रखेंगे और खास तौर से ईरान और अमेरिका के दरमियान क्या कहाँ ये ऊट जो है किस करवट बैठता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और खास तौर से हम दरअसल चाहते हैं कि ग्रुप कैप्टन जैसी शख्सियत की नजरों से भी देखा जाए ताकि उसमें एतमाद पैदा हो। सबसे बड़ी चीज एतमाद की है, भरोसे की है कि कौन बात जो है वो कैसे कही जाती है। वो शेर है बशीर बद्र का कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो ग्रुप कैप्टन साहब के पास वो तमाम चीज़ें हैं कि जिसके लिए हम बार-बार उन्हें ज़हमत देते हैं। इंशाअल्लाह फिर हम आपको इसी तरह ज़हमत देंगे और आपसे जानेंगे मौजूदा सूरत-ए-हाल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।